Hello, Vichu. Good morning to all of you. My dear students, I hope you are all fine at your home. Students, today we will start the chapter number 13 of Democratic Resurgence, class plus 2 subject Political Science. Let us see in this chapter what we have already discussed about this chapter, some content. But today we will discuss more content related to this chapter. This chapter is based on the democratic resurgence. Democratic resurgence means the changes of the democracy day to day with the more ideology of the scholars. कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर डे टू डे चेंजेस आती हैं, इन्वेंशंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है. तो वो कैसे होती है? डे टू डे बाय द रिसर्चर और स्कॉलर. तो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस मीन्स होता है इन्वेंशन न्यू. डेमोक्रेसी के अंदर इन्वेंशंस होती है, सम न्यू कंसेप्ट, न्यू आइडियाज, न्यू बिलीव्स, न्यू पॉलिसी फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, फॉर द डिस्ट्रॉय ऑफ अमंग द ट्रेडिशंस, रिचुअल्स विच आर रिलेटेड टू द पीपल, ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी. इसके अंदर ये सारे जो रिमूवल करते हैं हमारे डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के अंदर जो न्यू कंसेप्ट और आइडियाज आते हैं. वी हैव ऑल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द resurgence, but today we'll discuss again a process in which something start to grow, develop or become successful again. ये एक प्रोसेस है. प्रोसेस में ये एक हमारा एक्टिविटी है जो क्या करती है, समथिंग स्टार्ट करती है ग्रो, कुछ ऐसा काम करने के लिए जिसको क्या हो, ग्रो हो, डेवलपमेंट हो और बिकम सक्सेसफुल अगेन, उसको फिर सक्सेसफुल बनाया जाए. In simple language we can say old ideas converted into the new ideas. It is known as a resurgence. We have a lots of old ideas. What demand of the new generation, demand of the new situations of the public opinions. When we transform new ideas, when we change our old ideas, known as a resurgence. In democracy we can say, in democracy it's a form of politics. ये पॉलिटिक्स की फॉर्म है. पॉलिटिक्स की फॉर्म के अंदर के जो लोगों के अंदर रिफॉर्म्स होते हैं, लोग अपने पुराने आइडियाज़ को रिमूव करना चाहते हैं, उनके जो रिफॉर्म्स होते हैं उनको अबॉलिश करना, उनकी जगह के ऊपर न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना. तो वो जो आइडिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कहलाते हैं. In ancient time we are voting by the temple system. What today? Democratic change with new ideas, resurgence. We are putting our voting system by the electric voting machine. We are choose our representative with the electric voting machine, EVM. What in older days, in traditions, in ancient time we are putting our vote by the stamping system. हम वहाँ पे करते थे, बट अब क्या होता है, अब हम ईवीएम के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. जैसे ट्रांसफॉर्मेशन अमंग द ओल्ड आइडियाज़ इनटू न्यू आइडियाज़. तो ये हमारी होगी डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस. द एक्टोरियन इंस्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग बैक टू लाइफ. द एक्टोरियन इंस्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग बैक टू लाइफ के हमने कुछ आइडियाज़ पहले ऐसे अडॉप्ट किए कि जो हमारी लाइफ के अंदर पहले से चल रहे थे, तो हमने उनको अगेन अडॉप्ट किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी. पब्लिक अटेंशंस और विगरस एक्टिविटी, लोगों की एक्टिविटी के लिए लोगों को अटेंशन किया. तो ये जो आइडियाज़ होते हैं हमारे, ये ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं अमंग द ओल्ड आइडियाज़ के ऊपर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस. In this chapter, democratic resurgence make a pivotal role of the socialist known as a Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, Mahatma Gandhi, etc. They make a meaningful role to develop the society into new ideas. और उसके बाद हमारे कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स आ जाए, जैसे कार्ल मार्क्स आ गया, हमारे लियो टॉल्स्टॉय आ गया, अरिस्टो आ गया. दे मेक ए पिवटल रोल टू डेवलप आवर सोसाइटी इनटू न्यू आइडियाज़ एंड रिमूव some basic or some traditions
ट्रेडिशंस, सम ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और सेलिब्रिटीज़ और सेलिब्रेशंस अमंग द पीपल्स और बिलीव्स टुवर्ड द बैकवर्ड ट्राइब्स। कुछ उनके जो ट्राइब्स के अंदर, बैकवर्ड ट्राइब्स के अंदर उनके आइडियाज रिलीजियस थे, जो उनके बिलीव्स थे, उनको रिमूव किया। जैसे इन एंशिएंट टाइम के अंदर हमारे एक सती सिस्टम फेमस था, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी विल बी डाई विद हिम, तो उसके साथ ही उसको भी मरना पड़ता था, इसको भी मार देते। तो हमारे जो स्कॉलर आए, हमारे रिफॉर्मर आए, उन्होंने इसको रिमूव किया, ख़त्म किया, इसको एबोलिश किया इस सिस्टम को। फिर कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयट ओवर वेजेस ओवर लेबर्स, कि ये हमारी लेबर को एक्सप्लॉयट करते हैं। बट हाउ, कैसे, वो उनसे काम ज़्यादा लेते हैं, बट दे गिव लो वेजेस टू द लेबरर, एक्सेस वर्किंग गिव्स लो वेजेस, उनसे ज़्यादा काम तो लेते हैं बट उनको कम लेबर देते हैं। तो ये उनका एक्सप्लॉइट हो रहा था। तो कार्ल मार्क्स ने इसके लिए अपना एक आइडिया दिया, अपनी एक थ्योरी दी, अपनी आइडियोलॉजी दी लोगों के अंदर, कि लोगों को अवेयरनेस हो। तो ये जो समय के अंदर आते के लोग या हमारे स्कॉलर, रिसर्चर, तो इन्होंने जो भी टाइम के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी दी, दिस आइडियोलॉजी चेंज ओवर डेमोक्रेसी, ऐसी आइडियोलॉजी ने हमारी डेमोक्रेसी को चेंज किया। डेमोक्रेसी जो लोकली काम करती है, बट सम टाइम डेमोक्रेसी में के कैपिटलिज्म फॉर्म्स, कुछ डेमोक्रेसी के अंदर उस टाइम कैपिटलिज्म फॉर्म्स आ गई थी, तो उसको चेंज करने के लिए जो अपने व्यू दिए, वो व्यू को हम डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के अंदर स्टडी करते हैं, इसकी फॉर्म के अंदर देखते हैं हम लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे जो रिफॉर्मर थे, जयप्रकाश नारायण हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, और हमारे अष्टू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, उसके बाद हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो ये टाइम के ऊपर इन्होंने अपना वाइटल रोल प्ले किया, ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और जो हमारा कास्ट सिस्टम है डेमोक्रेसी के अंदर, उसको इक्वल राइट्स और इक्वल फ्रीडम मिले। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द राम मनोहर लोहिया टू द डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के अंदर। पहले तो हम राम मनोहर लोहिया के बारे में देखेंगे। राम मनोहर लोहिया कौन थे, कहाँ से आए थे, वो उनके क्या काम थे। राम मनोहर लोहिया 23 मार्च 910 टू 12 अक्टूबर 1967 तक, तो वो इनका ये तो सारे का सारे लाइफ टाइम है। वाज एन एक्टिविस्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हमारे आज़ाद भारत के मूवमेंट के अंदर इनका रोल प्ले होता है, इनका मेजर रोल था। एंड ए सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर, इन्होंने सिर्फ सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर के रूप में काम किया है। सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर कौन होते हैं, विच आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी मेंबर्स, फॉर द सोसाइटी ऑफ द रीजन्स, जो सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं, कुछ एरिया के लिए काम करते हैं, या लोगों की या सोसाइटी वेलफेयर का काम करते हैं, वो होते हैं हमारे सोशलिस्ट होते हैं। बट कैपिटलिस्ट होते हैं जो सिर्फ अपने इंडिविजुअल पर्पस के लिए काम करते हैं, उनका क्या होता है, सिर्फ अपना पैसा कमाना होता है। सोशलिस्ट होते हैं जो सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ही वर्कड विद द कांग्रेस रेडियो विच वाज ब्रॉडकास्ट सीक्रेटली फ्रॉम वेरियस प्लेस इन बॉम्बे। पहले वो अपने एक स्पाई के रूप में काम करते थे अपनी इंडिपेंडेंस को लेने के लिए। ब्रिटिश टाइम के अंदर बॉम्बे के अंदर उनका एक रेडियो स्टेशन था। इन 1942 तक लोहिया लॉस्ट टू नेहरू इन 1962 जनरल इलेक्शन बट एंटर लोकसभा इन 1963 बाय विनिंग बाय पोल। उस टाइम लोहिया फिर इलेक्शन के अंदर आए जब जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने डिफीट किया। उसके बाद तो फिर उनकी एक आइडियोलॉजी थी, दे क्रिएट सोशलिस्ट सोसाइटी इन नेशन। वो अपने नेशन के अंदर सोशलिस्ट जो सोसाइटी है उसको क्रिएट करना चाहते थे, उसकी डेवलपमेंट करना चाहते थे, तो उन्होंने इसके लिए एफर्ट्स किए। जो एफर्ट्स से उनकी आइडियोलॉजी थी वो हम डिस्कस करेंगे अभी। फिर उन्होंने एक नेशनल मूवमेंट मीन्स जो हमारे राष्ट्र के अंदर एक मूवमेंट आया। लोहिया वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। पहले पार्टी थी कांग्रेस की, बट उनकी आइडियोलॉजी लोहिया की आइडियोलॉजी के साथ नहीं मिलती थी। दे वांट क्रिएट ए सेपरेट पार्टी फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। देन आफ्टर सम टाइम दे क्रिएट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड एडिटर ऑफ इट्स माउथ पीस कांग्रेस सोशलिस्ट।
तो वो कांग्रेस सोशलिस्ट के लीडर थे। इन 1936 ही वाज सिलेक्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू एज द सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो उनके एक ऑल इंडिया कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। द हाइस्ट बॉडी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, सबसे जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी होती है जो AICC मीन्स ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। बाय द टाइम ही क्विट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी 1938, तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे अपना रिजाइनेशन ले लिया कि आई एम अनेबल टू वर्क दैट पोस्ट नोन एज AICC। Lohia started to develop his own political standpoint by critically examining positions held by the Gandhi leadership of the Congress and the communists who had poured into the CSP means Congress Socialist Party। उनके जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो आइडियाज़ थे, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। तो उन्होंने वहाँ से रेजिग्नेशन लेके अपनी पार्टी अलग बनाई जिसे कहते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP, विच आर वर्किंग विद द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। तो वो महात्मा गांधी को एक अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे, उनको फॉलो करते थे। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते थे कि हमारी जो पार्टी है सिर्फ सोशलिस्ट बेस्ड हो, नॉट ए कैपिटलिज्म और नॉट अदर पर्पस। तो उन्होंने अपनी एक डिफरेंट पार्टी को ऑर्गेनाइज किया विद द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के ऊपर अपने आप को एक महान लीडर के रूप में एमर्जेंट किया। उनके आइडियाज़ क्या थे? राम मनोहर लोहिया की आइडियाज़ क्या थे? उनके आइडियाज़ ये थे कि अमंग द कंट्री वी आर इक्वल, नॉट डिस्क्रिमिनेशन विद द कास्ट, सेक्स, रेशियल और इकोनॉमिक पोजीशंस, कि किसी के साथ भी ऐसा कोई मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें जो लोगों कास्ट, रेस, सेक्स और दूसरे फैक्ट के ऊपर देखे लोगों को। राम मनोहर लोहिया वाज मेजर सपोर्टर टू द बैकवर्ड क्लासेस और सोशलिस्ट क्लासेस। उन्होंने क्या है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, सबके अंदर प्लान प्रोडक्शन हो, नॉट अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन हो, रिमूवल ऑफ कैपिटलिज्म अगेंस्ट अनजस्ट प्राइवेट लाइफ, नॉन प्रोफिलेशन ऑफ वीपन्स एंड रिलायंस ऑफ सत्याग्रह। उनका पर्पज़ ये था कि सबके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इक्वल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल स्ट्रगल ना हो, स्पिरिचुअल इक्वालिटी हो बेस्ड ऑन स्किल कलर। ये ऐसा ना हो कि हम किसी को गोरा या काला कह के उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करें। वी आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, हम सब एक हैं कानून की नज़र के अंदर। उन्होंने एक इनइक्वालिटी को ख़त्म किया कि जो इनइक्वालिटी थी हाईएस्ट क्लास और लोअर क्लास मीन्स अपर क्लास सोसाइटी थिंक वी आर अपर अबव द लोअर कास्ट, तो वो उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनके साथ मिसबिहेव करते। तो राम मनोहर लोहिया वर्किंग अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ थिंकिंग, तो उन्होंने इस सोच के खिलाफ काम किया कि हम लोअर सोसाइटी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जो रिच लोग करते हैं। तो ये थी उनके आइडियाज़ थे टुवार्ड्स द सोसाइटी मेंबर्स, टुवार्ड्स द सोशलिस्ट कम्युनिटी। इसके बाद उन्होंने एडवोकेशन की किसकी कि हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो, कि जो डेवलपमेंट हो वो हमारी कंट्री के लोगों के साथ साथ हो, नॉट फॉर द कैपिटलिज्म डेवलपमेंट। ही बिलीव डेमोक्रेसी इज ग्राउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सोशलिज्म प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेड ऑन, नॉट ए कैपिटलिज्म डेवलपमेंट। उनकी एक तो ये थ्योरी थी। फिर उन्हें एक 4 पिलर थ्योरी थी। लोहिया वाज वेरी पॉपुलर फॉर हिज 4 पिलर स्टेट कंसेप्ट। इट्स ए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। 4 पिलर, व्हाट डू यू नो अबाउट 4 पिलर? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। डिफाइन द 4 पिलर ऑफ लोहिया आइडियोलॉजी। ही कंसिडर विलेज मंडल, district, province and central government as the 4 pillar of the state. He was in favor of village having police and welfare function. उनका पर्पज़ ये था कि our administration divided into 4 pillar state. 4 pillar state mean we can simple language, our administration divided into 4 types, 4 kinds. In lower types, in lower labor known as a village. Next अब द विलेज मंडल नोन एज डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद हमारा प्रोविंस स्टेट। आफ्टर द स्टेट ऑर्गेनाइज बाय द सेंटर। सेंटर क्या करे? कमांड दे स्टेट को। स्टेट किसके लिए काम करे? डिस्ट्रिक्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट किसके लिए काम करे? विलेज के लिए या शहरों के लिए। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेशन होना चाहिए 4 स्टेट के अंदर, 4 टाइप्स के अंदर, नॉट ए सेंटर। कि सेंटर के अंदर अथॉरिटी ना हो हर काम को करने की, सारी अथॉरिटी जो हो किसके पास हो? डिवाइडेशन हो
पावर्स ऑफ द सेपरेटेशन, के सारे जो पावर्स हैं उसकी सेपरेटेशन हो, पावर्स किसी वन अथॉरिटी की हैंड के अंदर ना हो, डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट्स या 4 प्रोविंसेस या 4 एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस, कि जो विलेज लेवल के लोग हैं वो अपने लोकल लेवल के लोगों के लिए काम करेंगे, फिर उसके मतलब मंडल आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जो पूरे जो विलेजेस के लिए काम करेगा, फिर उसके बाद स्टेट आ जाएगी, स्टेट जो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेगी, फिर उसके बाद सेंटर आ जाएगा, सेंटर वर्किंग फॉर ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स होंगी उन सब के लिए वो काम करे। ये तो थे उनके 4 पिलर स्टेट की थ्योरी थी। फिर उन्होंने एक सोशलिज्म नाम के हैदराबाद के अंदर सोसाइटी बनाई 1959 के अंदर। 6 बेसिक एलिमेंट थे उसके, वो कौन थी कि वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट विद द कोलैबोरेशन ऑल इंडियन पीपल, कि हम अपने सारे लोग एक कोलैबोरेशन के रूप में काम करेंगे फॉर द सोशलिज्म, कि जिसके अंदर हो हमारी जो प्रोडक्शन हो वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो अमंग ऑल सोसाइटी मेंबर्स, सबके अंदर हो, नॉट इनकम इन डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम की अनवंड ना हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम ना, सबको इक्वल हो, सबको इंडिपेंडेंस हो, सबके साथ क्या हो, हर एक को दूसरे के साथ मिलकर अपनी सोशलिज्म को ग्रो करना चाहिए। अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स इन डेमोक्रेसी वर्किंग फॉर द पीपल, कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड हो बाय द अडल्ट फ्रेंचाइज, जो लोग वोट का अधिकार रखते हैं वो इलेक्ट करके अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट वर्किंग फॉर दैट टाइप ऑफ पर्सन विच आर लिव इन दैट सोसाइटी। गवर्नमेंट कैन नॉट मेक डिक्टेटरशिप बिकॉज दैट टाइप गवर्नमेंट was elected by the adult franchise, कि adult franchise के साथ वो क्या हो, इलेक्टेड हो। ये तो थे उनकी आइडियोलॉजी, आइडियाज़। फिर उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, आइडियोलॉजी को उनकी सेम थी कि वर्किंग फॉर द ऑल सोसाइटी मेंबर्स। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मार्क्स की आइडियोलॉजी के ऊपर थी कि जो लोग हैं वो काम करें एक दूसरे के साथ मिक्सअप होके, वो दूसरे लोगों को क्या करें, किसी के साथ एक्सप्लॉइट ना करें किसी को, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो अमंग इनकम रेवेन्यू वेज लेबर, के ज़्यादा काम लेके उनको कम मजदूरी न दो, काम जितना लेते उतनी मजदूरी देनी चाहिए, तो उनकी आइडियोलॉजी थी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि जो सारी की सारी सोसाइटी है वो सोशलिज्म के ऊपर डिपेंड हो, नॉट ए कैपिटलिज्म। अगर कैपिटलिज्म के ऊपर डिपेंड होगी तो सोसाइटी के अंदर जो पुअर लोग हैं, बिलोंग टू पुअर फैमिली, दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्टिक अथॉरिटी, तो उनके द्वारा ये क्या होंगे, एक्सप्लॉइट होंगे। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए उसने क्या किया, अपने की थ्योरी दी जिसे कहते हैं हम सोशलिज्म, नॉट ए कैपिटलिज्म। फिर लोहिया वाज अपोजिट टू डॉक्ट्राइन अप्रोच टू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल इशू। दे फेस मैनी प्रॉब्लम व्हेन दे गिव द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म। फिर उसके बाद उसने बहुत से अपोजिशन को फेस किया। उसकी थ्योरी क्या थी कि सोशलिस्ट हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, इकोनॉमिकल राइट्स हो, सबको ये राइट्स मिलने चाहिए। ही वांटेड स्टेट पावर टू बी कंट्रोल्ड, गाइडेड एंड फ्रंट बाय पीपल्स पावर एंड बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उनका ये पर्पस था कि गवर्नमेंट वर्किंग फॉर द पीपल, नॉट फॉर सेल्फ मोटिव। गवर्नमेंट चूज बाय द पीपल, इफ गवर्नमेंट फेल टू वर्किंग फॉर द पीपल, पीपल कैन चेंज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो वो उस गवर्नमेंट को बदल सकते हैं जो लोगों के लिए काम नहीं करती। उसने जो गवर्नमेंट को कहा था कि गवर्नमेंट क्या करे, लोगों की वेलफेयर के लिए ही काम करे, न कि सेल्फ मोटिव के लिए। ये तो था उनकी आइडियोलॉजी राम मनोहर लोहिया की। अब बात करते हैं हम उनके जो लास्ट टाइम ऑफ मूवमेंट का था। तो उनको क्या किया, जेल होगी, मीन्स अरेस्ट कर लेके 1940 के अंदर, जब वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट की मीन्स क्विट इंडिया, रिवॉल्ट स्पार्क बाय गांधी इन अगस्त 1942, कैप्चर इन मई 1944, ही वाज इनक्रेटेड एंड टॉर्चर्ड इन लाहौर फोर्ट। फिर उनको लाहौर के किले के अंदर कैद किया गया, वहाँ बंदी बनाया गया और कुछ टाइम के बाद उनको वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया विद जयप्रकाश नारायण, नॉन एज ए सोशल रिफॉर्मर। तो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ अपनी बुक्स के अंदर लोगों को सोशलिस्ट के लिए आइडियाज़ दिए, जो एक तो उनके बुक्स द कास्ट सिस्टम 1964, फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949, गिल्टी मैन इंडियाज पार्टीशंस, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म 1963। ये जो बुक है उनकी मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, ये उनकी बुक सबसे फेमस है। इसके अंदर उन्होंने अपने
आइडियाज़ दिए टुवार्ड द सोशलिज्म, क्योंकि वो फॉलोअर थे गांधी के और मार्क्स के। तो गांधी और मार्क्स क्या करते थे, वर्किंग फॉर द सोशलिज्म, और इनके आइडिया भी सोशलिज्म के ऊपर ही थे। तो इन तीनों ने अपने आइडियाज़ को एक क्या किया, लोगों के लिए प्रपोज किया, लोगों के लिए इंक्रीज़ किया, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस अमंग द सोशलिज्म। तो ये तो था बच्चों हमारे जो राम मनोहर लोहिया जी थे उनका रोल इन द सोशलिज्म। आई होप you understood our type concept. Next we will discuss again more type concept related to this chapter. हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में और जो कंसेप्ट है वो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सोशल रिफॉर्मर के ऊपर डिपेंडेड है। सोशल रिफॉर्मर के डिपेंड होने के कारण इसका नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस है, मीन्स लोकतंत्र के अंदर कैसे न्यू जो आइडियाज है लोगों के अंदर इम्प्लीमेंट हो, लोगों के अंदर आए। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अगेन more type of concept related to this chapter. Okay my dear students, thanks a lot.